सबसे पहले बात करें लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुस्लिम टाउन, कलबा चौक, जौहर टाउन, भाटी, मजंग समेत कई इलाकों में बादल खूब से शहर की बेशतर सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। शहर की बेशतर सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 201 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, गुलशन रावी में 91, गुलबर्ग में 86, लक्ष्मी चौक में 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, सरगोदा समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में बारिश। लाहौर में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश ने जलथल एक कर दिया। शहर के उफक पर बादलों का राज बरकरार। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक लाहौर में आज और कल वक्फे वक्फे से बादल बरसने का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल जानने के अपनी नुमाइंदा सामिया सैद से। सामिया, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश से आज शहर का मौसम खुशगवार है। ठंडी ठंडी हवाएं बाहर महसूस की जा रही हैं। आसमान पर बादलों के डेरे बरकरार है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में आज और कल वक्फे वक्फे से जो है वो बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पंजाब के दीगर शहरों में भी जो है वो तूफ़ानी बारिशों की पेशन गोई कर दी गई है। और मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज ये बताया जा रहा है कि आज भी शहर लाहौर में अच्छी बारिश बरसने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। ताहाल जो है वो महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार जो है वो 14 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि बारिशों के पेश नज़र जो है वो PDMA की जानिब से और MD वासा की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और यही कहा जा रहा है कि मानसून जो कैंप लगाए गए हैं उनमें तमाम स्टाफ और मशीनरी जो है वो स्टैंड बाई रहे। जी, और आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिशों का इम्कान है। मानसून बारिशों का स्पेल 4 सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई। और तर्जुमान PDMA के मुताबिक बालाई इलाकों में बारिशों के बायस दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया गया है। 24 घंटे में लाहौर 50, नारोवाल 61, सियालकोट 55, डेरा गाजी खान में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 4 सितंबर तक दरिया जेहलम अपस्ट्रीम में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा, दरिया सिंध में निचले दर्जे के सैलाब, जबकि दरिया चनाब और रावी से मुल्हिका नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, वजीर आला पंजाब ने मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। मरियम नवाज का कोहे सुलेमान के इलाकों में रूदकोही और सैलाब के खतरात के पेश नज़र डेरा गाजी खान इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की जल्द अज जल्द नकासी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। गली मोहल्लों से भी बारिश के पानी के नकासी के इंतजामात का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर समेत दीगर शहरों के नशेबी इलाकों से बारिश के पानी की जल्द नकासी के इंतजामात किए जाएं। सड़कों और गलियों में बारिश का पानी ज्यादा देर नजर नहीं आना चाहिए। खलीज बंगाल से आने वाले मरतूब हवाओं के ज़रिए असर मुल्क में बारिशों बरसाने वाला सिस्टम की एंट्री। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस स्पेल के दौरान वसती और ज़ेरी सिंध में तेज़ बारिश मतवक्के है। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं कराची से रुताबा अरूस। जी रुताबा। जी बिल्कुल, पिछले कई रोज़ जारी रहने वाली बारिशों के बाद इस वक्त कराची में मौसम की क्या सूरत हाल है। खलीज बंगाल से आने वाला हवाओं का सिलसिला जो मुल्क पे असरअंदाज होगा, इससे कराची में बारिश के क्या इम्कानात होंगे, जानते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा। देखिए, जो बे ऑफ बंगाल पे एक और लो प्रेशर बना था वो इस वक्त डिप्रेशन की सूरत में वस्ती भारत के इलाकों पर मौजूद है। तो उसी के बायस मानसून करंट्स कुछ भलाई इलाकों में भी मुल्क के और फिर सिंध में इम्कान होगा और कराची में उसके असरात होंगे। वही मानसून हवाएं फैलते फैलते फिर ईस्टर्न से सेंट्रल सिंध और फिर वेस्टर्न सिंध में आता है कराची। तो कराची में हम 4 सितंबर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं शाम में है तो कहीं लाइट रेन और किसी किसी जगह पर मॉडरेट रेन हो सकता है, किसी जगह पर थंडरस्टॉर्म भी हो जाए। तो 4 सितंबर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ स्पेल नहीं है। एक ही दिन का कराची में है इम्कान। जी बिल्कुल, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक कराची में 4 सितंबर को हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्का है। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाज़त सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया। सरकारी मुलाजमीन बगैर इजाज़त कोई मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकारी मालूमात और दस्तावेज़ात अफशा होने से रोकने के लिए यह फैसला किया गया है। सरकारी मुलाजिम बगैर इजाज़त सोशल मीडिया की कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। सरकारी मुलाजमीन गवर्नमेंट सर्वेंट्स रूल्स 1964 पर अमल दरामद करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, एक नया रूल तो बनाया जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि इसके ऊपर अमल दरामद होगा और क्या कहा गया है इस रूल के अंदर?
देखिए, सरकारी मुलाजमीन की जानिब से बगैर इजाजत जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है उसके ऊपर पाबंदी आयद की है वफाकी हुकूमत ने। और ये इस तरह के मेमोरेंडम जो हैं ये वीक में एक दफा लाजमी जारी किया जाता है, सरकारी अफसरान के लिए भी और सरकारी मुलाजमीन के लिए भी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि जो सरकारी मुलाजमीन है वो किसी किस्म का भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सरकारी मालूमात और दस्तावेजात अफशा होने से रोकने के लिए जो है ये फैसला किया गया है। और सरकारी मुलाजमीन गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 1964 की पासदारी करेंगे। सरकारी मुलाजिम बगैर इजाजत सोशल मीडिया की कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। सरकारी मुलाजमीन गवर्नमेंट सर्वेंट रूल्स 1964 पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। सरकारी मुलाजिम जो है बगैर इजाजत सोशल मीडिया पर इजहार राय या बयानबाजी भी नहीं कर सकता। हदायत की खिलाफ वर्जी पर सरकारी जो मुलाजिम जो भी होगा, कोई सरकारी ऑफिसर होगा या नीचे कोई लो कास्ट का मुलाजिम होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और सरकारी मुलाजिम सरकारी दस्तावेज मालूमात गैर मुतलका अफराद के साथ शेयर भी नहीं कर सकता। और इसके साथ मीडिया जो मुलाजमीन है वो मीडिया पर ऐसी बात यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हुए बात करें आमदन में शॉर्टफॉल। वज़ीर आज़म FBI की कारकर्दगी से नाला। चेयरमैन FBI को मर्जी की टीम मुकर्रर करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। चेयरमैन FBI की जानिब से बोर्ड मेंबरान तब्दील किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशन मेंबर, कस्टम ऑपरेशन मेंबर, कस्टम पॉलिसी विंग और दीगर मेंबर्स की तब्दीली का इम्कान है। मजीद क्या क्या रिपोर्ट में कहा गया, जान लेते हैं मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर। जी, ज़रा FBI की जानिब से बताया गया है कि अगस्त के दौरान FBI को जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ है उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाला हैं और चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगड़ियाल को हिदायत जारी की हैं कि आइंदा रवां माह सितंबर के दौरान जो 1250 अरब रुपए का टैक्स हदफ रखा गया है इसको हर सूरत हाल इस हदफ को हासिल किया जाए। वज़ीर आज़म की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं कि अगर बोर्ड मेंबरान टीम में तब्दीली करना चाहें तो चेयरमैन FBI अपनी मर्जी से टीम में तब्दीलियां कर सकते हैं। ज़रा FBI की जानिब से ये बताया गया है कि चेयरमैन FBI अब अपनी मनपसंद टीम बनाना चाहते हैं जिसमें 4 मेंबर्स को बोर्ड मेंबरान को तब्दील करने की तैयारियां की जा रही हैं। ज़रा की जानिब से ये बताया गया है कि मेंबर इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशन मीर बादशाह खान वज़ीर को तब्दील करने की तैयारियां की जा रही हैं। इसी तरह मेंबर कस्टम पॉलिसी जो है उनको तब्दील किया जा रहा है और मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन अशद जवाद को, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए छुट्टियों पर रवाना हो गए हैं, तो उनकी जगह जुनेद जलील नए जो ऑफिसर हैं ग्रेड 21 के कस्टम्स ग्रुप से उनको तैनात कर दिया गया है। साथ में इजराय की जानिब से ये भी बताया गया है कि मेंबर PR को भी तब्दील किए जाने का इम्कान है। लेकिन मेंबर PR और जो मेंबर कस्टम्स पॉलिसी हैं सुरैया अहमद, उनकी अगस्त में रिटायरमेंट है, तो इसलिए भी मुमकिन है कि उनको शॉर्ट टाइम के लिए ओहदों से हटाया ना जाए। लेकिन ज़रा की जानिब से ये बताया गया है कि चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगड़ियाल क्योंकि अपनी टीम बनाना चाहते हैं और अपनी टीम में जो अहम पोस्टों पर बोर्ड मेंबरान हैं उनकी तैनाती चाहते हैं। ज़राए ने यह भी बताया है कि FBI हुकाम और IMF के दरमियान भी वर्चुअल बातचीत हुई है जिस पर IMF की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है अगस्त के दौरान रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर। और मुदस्सिर अली राना हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, अय्यारी, मक्कारी और प्रोपेगेंडा भारत का खासा है। ना किसी पड़ोसी मुल्क के साथ बेहतर ताल्लुकात, ना ही उनसे जिनसे फ़ायदा लेकर सबसे ज़्यादा कमाया जाता है। भारत एक तरफ सबसे ज़्यादा सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से तरसीलाते ज़र वसूल करता है। भारतीय लेबर फोर्स से सबसे ज़्यादा पैसा इन ममालिक से कमाकर अपने मुल्क में भेजती है। 20 लाख भारतीय वर्कर सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम है, लेकिन दोहरा मयार ये है कि भारतीय हुकूमत की इमा पर सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी सऊदी अरब के खिलाफ किया जाता है। भारतीय दरसगाहों में सऊदी अरब के खिलाफ लिटरेचर पढ़ाया जाता है। भारत अपने मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जरिए सबसे ज्यादा बदनामी सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक को करता है। हाल ही में भारत ने एक फिल्म ऑफ द गोट लाइफ रिलीज की है जिसमें सऊदी अरब में भारतीय वर्कर्स को दरपेश मसाइल की निशानदेही की गई। इस फिल्म के जरिए भारत ने सऊदी अरब का तशख्खुस पामाल करने की कोशिश की। इस मामले पर न सिर्फ अरब शहरियों बल्कि अरब मीडिया में भी सवालात उठना शुरू हो गए हैं। अरब मीडिया भारत के झूठे प्रोपेगेंडे और मुनाफिकत पर बोल उठा। अरब मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत अरब ममालिक से ज्यादा माली फवाइद समेटने के चक्कर में लगी है और सकाफती बिगाड़ को हल करने में मुनाफिकत कर रही है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म साज और नकाद खुर्रम सुहेल साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया।
खुर्रम सुहैल साहब, अब चूंकि मामला यह है कि फिल्म एक रिलीज़ की गई है, एक सीरीज़ रिलीज़ की गई इंडिया की जानिब से, भारत की जानिब से, जिसमें अरब ममालिक को है एक काफ़ी एक मनफी जो प्रोपेगेंडा अरब ममालिक के खिलाफ किया गया और IMDb के ऊपर 8.1 रेटिंग भी ये ले गई है। भारत एक तरफ सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में अपनी वर्कफोर्स भेजकर सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र कमा रहा है और फिर प्रोपेगेंडा भी उन्हीं ममालिक के खिलाफ किया जाता है। बहुत शुक्रिया जनाब। असल में देखिए, आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो ये फ़िल्म आधे सच पर मबनी है और पहले ये जान लेना चाहिए नाजरीन को कि ये आधा सच क्या है। आधा सच इस फिल्म में दिखाया गया कि एक इंडियन वर्कर मुसलमान नजीब जो है वो जाता है और मज़दूरी की गर्ज से, और वहाँ वो फंस जाता है मुख्तलिफ मुश्किल हालात में, और उसमें उसकी अपनी गलतियाँ भी शामिल होती हैं। अगर ये फ़िल्म प्रोपेगेंडा फ़िल्म ना होती, हक़ाइक़ पर मबनी होती, जैसा कि इन्होंने अपनी फ़िल्म के शुरू में ये लिखा भी है कि हम जो है इस असल कहानी के साथ हमने फ़र्ज़ी वाक़यात भी इसमें शामिल किए हैं, तो यहीं से इस बात की तस्दीक हो जाती है कि इस फ़िल्म में प्रोपेगेंडा शामिल है। तो अब आधा सच तो ये था कि वो वहाँ उन मुश्किलात का शिकार होता है, लेकिन उसके बाद का आधा सच ये था कि उसकी जान एक अरबी की वजह से बचती है, एक अरबी शहरी की वजह से, और फिर उसके बाद सऊदी हुकूमत की मदद से, सऊदी अवाम की मदद से वो वहाँ से बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत होता है, और उसको ना सिर्फ ये कि उसकी मदद की जाती है बल्कि उस पे एक तरह से उससे माफ़ी भी मांगी जाती है कि वो अनजाने में जिन हालात का शिकार हुआ। तो प्रोपेगेंडा सिनेमा का प्रॉब्लम यही है कि वो आधा सच बताते हैं। दुनिया में जहाँ भी प्रोपेगेंडा सिनेमा तख्लीक होता है, पूरी बात नहीं बताई जाती। तो पूरी बात ये है कि ये वाक़या आधा है जो इस फिल्म में दिखाया गया, बाकी आधे वाक़े में उस सारी ज़्यादती और नाइंसाफ़ी की तलाफ़ी की गई। यही वजह है कि सऊदी अवाम बहुत नाला हैं और इस पर नाराज़ हैं। सुहैल साहब देखें, तो अगर मैं इसमें और कुछ चीज़ों का इजाफ़ा कर देता हूँ। जी सुहैल साहब, जैसे कि अब एक और अहम बात इसमें जो बहुत जानने के लायक है वो ये है कि ये वाक़या 90 की दिहाई का है, और 2015 के बाद से जो सऊदी अरब में रिफॉर्म्स आई हैं और एक नया एक जो पूरा सकाफ़ती बयानिया है, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं, मस्बत तब्दीलियाँ, और पूरी दुनिया में उसका सऊदी अरब के लिए खैर मकदम किया गया है। तो एक पुराने वाक़े को 1992 का ये वाक़या है, और उस वक्त के वाक़े को इस तरह से हाईलाइट करना और उसको मुतनाज़ा बनाकर पेश करने की ये कोशिश करना, मेरे ख़्याल से जो तख्लीकार होते हैं काम है पूरा सच बयान करना, और जो आधा सच बयान करते हैं वो फिर प्रोपेगेंडा फिल्म साज होते हैं, प्रोपेगेंडा सिनेमा के पेशरो होते हैं, वो ओरिजिनल क्रिएटर्स नहीं होते। तो कमर्शियल सक्सेस के लिए जो शायद इन्होंने इस तरह किया होगा, और वो कमर्शियल सक्सेस इस फिल्म को मिली भी है जी, लेकिन मेरा ख़्याल है कि तारीख़ी हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ कर बयान करने का जो हरबा था उसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए। फ़िल्म पर बहुत तनकीद हुई है, पूरी दुनिया में इस पर बात की जा रही है, और इंडिया को बहुत ज़्यादा इस वजह से बदनामी और जिसे कहते हैं ना, उन्हें अफसोस भी होगा यकीनन, लेकिन अब ज़ाहिर बात है वो शायद उसका इजहार उस तरह ना कर सकें, क्योंकि फ़िल्म में उन्होंने कोई ऐसी चीज़ रखी नहीं, सिवाय इस एक आध जगह उन्होंने दिखाया कि एक अरबी शहरी ने किस तरह उसकी जान बचाई, लेकिन आगे का सच बयान करते तो उनका कद बड़ा होता, उनकी कहानी बड़ी होती। और इसमें फ़िल्म मेकर का कसूर कम है, और जो बेंजामिन इसके नॉवेल निगार हैं जिनकी कहानी को लेकर स्क्रिप्ट लिखा गया और ये फ़िल्म बनाई गई, उन्होंने मेरा ख्याल है नाइंसाफ़ी की, जबकि वो ख़ुद बहरीन में बहुत अरसा रहे, वो अरबी कल्चर को बहुत करीब से जानते हैं। तो उन्हें चाहिए था कि वो जब स्क्रिप्ट लिख रहे थे फ़िल्म साज के साथ मिल के, बलैसी के साथ, तो वो उसको गाइड करते। तो मेरा ख्याल है फ़िल्म मेकर से ज़्यादा कसूर जो है नॉवेल निगार का है कि उसने उस कहानी को इस तरह से पेश करने दिया। जी खुर्रम सुहैल साहब, आधा सच दिखाया गया और आधा सच जो उसको छुपाया गया, तो अब आपको लगता है कि अरब मीडिया भी सऊदी अरब के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे पर सवालात उठ रहे हैं, अब भारत को इस मामले पर पीछे हटना पड़ेगा, इस फिल्म को रोका जाएगा? जी, आप सबसे बुनियादी बात तो ये देखिए कि सऊदी अरब में ये फ़िल्म रिलीज़ ही नहीं हुई जी, और सऊदी अरब ने इसको बैन कर दिया। दूसरी बात यह है कि इंडिया खामोश है। अगर इंडिया के पास कोई मंतक, कोई दलील होती
इस प्रोपेगंडे को साबित करने की, तो अब तक इंडिया जो है वो बहुत शोर मचा चुका होता और वावेला कर चुका होता। लेकिन चूंकि ये आधा सच था और ये आधा सच पकड़ा गया और सोशल मीडिया के थ्रू इस पर बहुत ज़्यादा बात की गई, और अब पूरे दुनिया में जहाँ भी मुसलमान और बिलखुसूस अरब शहरी हैं और सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाले जो अवाम हैं उन्होंने इसको बहुत बुरा माना है और इस पर इसीलिए तनकीद जारी है। मेरा ख्याल है कि सिनेमा का काम है ताल्लुकात को जोड़ना, और अब सऊदी अरब जिस नए सकाफ़ती दौर में दाखिल हुआ है, और अभी चंद बरस पहले रेड सी फेस्टिवल हुआ है, फिल्मी फेस्टिवल, उसमें इंडियन अदाकारों को बुला के सऊदी अरब ने जो इज़्ज़त बख्शी, मेरा ख्याल है उसका ये दुरुस्त सिला नहीं है कि आप उनकी किरदार कुशी करने की कोशिश करें। सुहेल साहब, आप एक सीनियर फिल्म साज हैं, तो अब हुकूमत के अगर हम अमल दखल की बात करें तो यकीनन हुकूमत के माँ पर ही कोई भी फिल्म जो रिलीज़ की जाती है, महकमे होते हैं, इदारे होते हैं, जिसके बाद कोई भी फिल्म जो है उसको रिलीज़ किया जाता है। तो क्या हुकूमत भी इसके अंदर शामिल है, भारतीय हुकूमत? मेरा ख्याल है, देखें ऑफिशियल जो फैक्ट्स फिगर हैं उसके तो गवर्नमेंट की कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही, लेकिन चूँकि ये फिल्म जो है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से जारी की गई है, और आप ये खुर्रम सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती तज़किया जो इस फिल्म के ऊपर पेश किया। सीनियर फिल्म साज और हिदायतकार जावेद शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया जावेद शेख साहब। जावेद शेख साहब, हम लोग एक फिल्म की बात करें, टीवी सीरीज़ है जिसको गोट लाइफ के नाम से रिलीज़ किया गया था, जिसके अंदर अरब ममालिक के ऊपर एक मनफी मुनाफरत जो है भारत की जानिब से की गई है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि अब क्या हिकमत अमली जो है पाकिस्तान की जानिब से और अरब मीडिया की जानिब से जो अपनानी जानी चाहिए, और भारत को अब क्या इक़दाम किया जाना चाहिए इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, बात यह है कि बहुत से ममालिक बहुत सी दूसरे ममालिक के खिलाफ फिल्में बनाते हैं। हिंदुस्तान की तरफ से बहुत सी फिल्में हमारे खिलाफ बनी हैं। अभी रिसेंटली गदर 2, पहले गदर 1 बनी थी, गदर 2 बनी है, वो पाकिस्तान के खिलाफ थी। अभी जैसे आप बता रहे हैं, ये मैंने फिल्म अभी देखी नहीं है, देखूंगा। और ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि ये सऊदिया के खिलाफ है। अब सऊदिया के खिलाफ, अरब ममालिक के, खलीजी ममालिक के खिलाफ नहीं। हाँ, अच्छा, नॉट पर्टिकुलर सऊदी, आप जी, नॉट पर्टिकुलर। ओके, तो लिहाजा अरब सऊदी अरब के खिलाफ है। ठीक है, ठीक है। बात ये है कि वो तो सऊदी अरेबिया का और हिंदुस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग इस वक्त रिलेशनशिप है। सऊदिया के शाह सलमान जो हैं वो इंडिया जा चुके हैं और उनसे बड़े मजबूत रिश्ते उनके कायम हैं, तो वो अब उनको इस चीज पे तो सर, आप एक सीनियर फिल्म साज हैं, यकीनन आपने तज्जिए से, अपने तजर्बे से बताइएगा कि अब अगर इतने स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं उनके साथ, तो फिर क्या हासिल करना चाहता है भारत मुसलसल इस तरह के मनफी प्रोपेगेंडे करके? भाई, ये भारत के अलावा ये नेटफ्लिक्स है जो मुख्तलिफ चीजों को, अब ये बात वो अभी जो साहब ठीक आपसे, है, जावेद शेख साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा।